हेलो गाइस, मैं अश्वनी यादव आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू किया था। हमने पिछली वीडियो में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा। आज हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के। तो जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारा एटम होता है, ये इस तरह से हमारा एटम माना जाता है और इसका जो बीच में बिल्कुल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान लो कि ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी यहां से यहां तक की दूरी है, इसको हमने क्या कह दिया? एटॉमिक रेडियस कह दिया। बात समझ आ गई? तो हम यहाँ पे इसी को फाइंड करेंगे, लेकिन पहले इतने हमारे पास तरीके नहीं थे। पहले हम दो एलिमेंट्स को मिला के इस तरह से एटॉमिक रेडियस निकाला करते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारे साइंटिस्ट ने निकालना शुरू किया। ये पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा न्यूक्लियस है और जो किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, इस तरह की होती है जिसमें हमारे 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से इधर होता है हमारा पी ब्लॉक, यहाँ पे होता है डी ब्लॉक और यहाँ पे होता है एस ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। इसमें होते हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितने होते हैं? 3 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक बातें सीखेंगे कि एटॉमिक रेडियस वर्क कैसे करती है। देखो, दो तरीके से चलती है। या तो जो पीरियोडिक टेबल है किधर से किधर चलेगी, लेफ्ट से राइट, या किधर से किधर चलेगी, ऊपर से नीचे, जिसे हम कहते हैं अप से डाउन चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, जब भी हम कभी ऊपर से नीचे आते हैं, अप से किधर जाएंगे? डाउन जाएंगे। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर जो होता है, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होती हैं? नंबर ऑफ सेल्स भी क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के साथ साथ क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाती हैं। और जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो एटॉमिक रेडियस भी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, जब हम किधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जैसे हम किधर से किधर चले, लेफ्ट से किधर चलेंगे? राइट की तरफ चलेंगे, तब भी क्या होगा? एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो कांस्टेंट रहेगी। नंबर ऑफ सेल्स जो है हमारी, वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहती हैं। और जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो जैसे हम जो हमारी सिंपल जो छोटी क्लासेस वाली बातें हैं हमारी, वो क्या है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाए, इन जनरल लेफ्ट से राइट हम अगर गए तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो इंक्रीज नहीं करती हैं और हमारी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उसी तरह से अगर हम ऊपर से नीचे आए तो जेड बढ़ेगा और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ जाती है और एटॉमिक रेडियस भी क्या करता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे। क्या हमने अभी समझा कि लेफ्ट से राइट या तो हम देखते हैं या किधर से देखेंगे? ऊपर से नीचे देखेंगे, यानी कि अप से डाउन देखते हैं। देखो होता क्या है अप से डाउन में, अप टू डाउन। जैसे हमारा एक एस ब्लॉक के ही कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया लिथियम, उसके बाद में ले लिया सोडियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और सोडियम का कितना होता है? 11। तो जब हम इसका पहला हमारा ये तो हो गया न्यूक्लियस, फिर पहली सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम नीचे आए, लिथियम से नीचे आएंगे, तो पहला तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। उसके बाद में पहली सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2, और दूसरी सेल में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्रॉस साइन इलेक्ट्रॉन बता रहा है, तो 8 और 2 10 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास एक सेल और बढ़ जाती है। जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल बढ़ती है। इस वजह से देखो, इसमें 2 सेल्स थी,
लिथियम में, क्योंकि हम फिर से एक ड्रॉप नीचे आए तो एक सेल और बढ़ गई। उसी तरह से जब हम पोटेशियम का बनाएंगे तो 4 सेल्स हो जाएंगी। तो जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमेशा क्या होता है, हमारा जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं बढ़ जाती है, तो हमारी एटॉमिक रेडियस भी क्या होती है, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे किधर से किधर जाने को, लेफ्ट से राइट जाने के लिए जब हम बात करेंगे, जैसे मान लो मैं कोई भी ले लेता हूं, एक बोरॉन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। इस तरह से इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका 6, इसका 7। जैसे मैंने बोरोन का अगर बनाया कोई भी एटॉम स्ट्रक्चर, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया हमारा, बीच में पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरी में हम कितने रखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, 1 2 3 5 हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 3 और 1 4। अब देखो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो हमारी सेल्स हैं अभी भी कितनी है, 2 है। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते, केवल लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3। फिर यहाँ पे कितने आ गए, 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और जेड भी बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ, जैसे ही हमारे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जब भी हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन रहते कहाँ पे हैं, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे हमें। प्रोटॉन जो होंगे हमारे न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। उसके बाद में जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब बढ़ते हैं, तो जो न्यूक्लियस की जो पावर होती है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। उसी तरह से देखो 7, यहाँ पे कितना आ गया, 7 आएगा। जैसे नाइट्रोजन का हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी पहली सेल में, और दूसरी सेल में कितने हो जाएंगे, 5। कितने हो गए, 5। तो जब हमारा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 1 प्रोटॉन भी तो बढ़ा। जब प्रोटॉन बढ़ता है तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो और पावरफुल हो जाता है, और जब ये पावरफुल हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और ज्यादा तरीके से खींचेगा, तो इस साइज को क्या कर देता है, लगातार कम कर देता है, ठीक है। तो इन जनरल हम क्या बात करते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो क्या करती है, बढ़ती है। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या करेगी, घट जाएगी। बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे यहां से डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा कि जिस तरह से हमने जनरल में पढ़ा कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा क्या होना चाहिए था, साइज जो होगा वो लगातार क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कुछ टाइम तक तो डिक्रीज होगा, उसके बाद में सेम हो जाता है, फिर उसके बाद में अचानक से बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या सीखना है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो डी ब्लॉक एलिमेंट में किस तरह से वर्क करेगी। गाइस यहाँ पे अब देखेंगे हम कि एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कैसे काम करती है। जैसे जनरल में तो होता है कि लगातार एटॉमिक रेडियस को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पहले तो शुरू में मिडिल तक तो हमारी क्या रहेगी, लगातार डिक्रीज करेगी यहाँ पे, लेकिन फिर मिडिल में आके क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, और फिर अचानक से क्या करती है, बढ़ भी जाती है। तो जो यहाँ पे हम डी ब्लॉक एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करेंगे, वहां पे बिल्कुल ये नहीं होता है कि लगातार डिक्रीज ही करेगा। यहाँ पे हम डिक्रीज भी करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट भी हो जाएंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि हमारी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो बढ़ भी जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, the atomic radius first decrease up to middle of the series, then
देन इन मिडिल it becomes almost constant, ठीक है। then atomic radius increases, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पहले तो क्या करती है, हमारी एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करती है, फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और फिर अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है। फिर ये तो हो गई 3D सीरीज की बात। जब हम 4D सीरीज में जाएंगे तो बहुत ही गैप मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो 3D सीरीज होगी वो छोटी होगी हमारी किससे, 4D सीरीज से। 4D सीरीज 4D series atomic radius is greater than 3D सीरीज। अच्छा, यहाँ पे जो 4D सीरीज है वो हमारी क्या रहेगी, बड़ी इसकी जो एटॉमिक रेडियस आएगी वो ज्यादा आएगी किससे, 3D सीरीज से। इसका देखो लॉजिक क्या है यहाँ पे, जब हम, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसके नीचे Sc, फिर इसके नीचे आता है इट्रियम आता है, तो हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या करती हैं, बढ़ जाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल्स जब बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। उसी तरह से 3D सीरीज जो थी हमारी वो ऊपर थी, उसके नीचे जब हम ग्रुप में आए तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई, तो क्या हुआ, हमारी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी, 4D और 5D सीरीज की। 4D और 5D सीरीज की बात जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनकी जो एटॉमिक रेडियस थी वो कैसी थी, ऑलमोस्ट सेम देखने को मिली। जबकि हम ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं फिर भी जो क्या हुआ यहाँ पे, 4D और 5D जो सीरीज थी उसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या मिली, हमें ऑलमोस्ट सेम मिली। तो हम इसका भी पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 4D सीरीज एंड 4D and 5D series elements have almost same atomic radius और due to lengthenoid contraction, क्या हो जाएगा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर तुमसे कोई पूछता है कि इसमें जो 5D सीरीज है वो जो हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक रेडियस किस तरह से घटती है या बढ़ती है, तो क्या कहेंगे कि जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो पहले क्या करती है, डिक्रीज करती है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, फिर अचानक से क्या होगी, बढ़ जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि 3D और 4D सीरीज की। जब 3D सीरीज और 4D सीरीज में देखेंगे तो बहुत ही अंतर मिलेगा। तो मैंने लिख दिया 4D सीरीज है ग्रेटर एटॉमिक रेडियस देन 3D सीरीज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि 4D सीरीज और 5D सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाने के लिए हमारा जो एक सेल भी बढ़ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रही है, पर लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो एटॉमिक रेडियस है वो अभी भी कैसी है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे वहां पे पूरा डिटेल में समझेंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इस चीज को भी पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो हमारी 3D सीरीज है या 4D सीरीज है या 5D सीरीज है वो ये वाला रूल क्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। हाँ तो गाइस अब हम समझेंगे कि ये वाला जो इरेगुलरिटी आ रही है हमारी एटॉमिक रेडियस में वो क्यों आ रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक बातें भी सीखते हैं। जैसे हमारा एक एटम रहेगा इस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं इसमें, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से 3 सेल्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो
इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे सबसे, जो हम पढ़ते हैं किससे पढ़ते हैं, लास्ट ऑर्बिट पे सीधा। इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कहाँ पे, यहाँ से देखेंगे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं आपस में रिपल्सन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है तो हम इसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट, या क्या कह देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और जब हमारा जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन को किधर भगाएगा, पीछे की तरफ भगाएगा। बात समझ आ रही है। तो फिर क्या होगा, यहां से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्ट। क्या कहते हैं, जेड इफेक्ट। जो न्यूक्लियस खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, तो जो नेट फोर्स बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट बोलते हैं। अब यही यहां पे काम करता है। तो ये किस तरह से काम करता है वो हम समझते हैं। तो ये कैसे काम करता है यहां पे हम देखते हैं। जब हम Sc यानी कि स्कैंडियम, वेनेडियम, 3 देखते हैं पहले। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, Ar4s2 3d1, ठीक है। उसी तरह से हम इसको भी देख लेते हैं, Ar4s2 3d2, ठीक। अब ये रहा हमारा न्यूक्लियस, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, और ये रही चौथी सेल। क्योंकि हम 4 सेल तक जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सी, केवल एस सेल। यहाँ पे पहली ऑर्बिटल में केवल कौन होता है, एस ऑर्बिटल, इसमें एस पी आ जाते हैं, यहाँ पे एस पी एंड डी आ जाते हैं। और फोर्थ सेल में कौन कौन आ जाता है, एस पी डी एफ। अब यहाँ पे एक चीज पे गौर करो, जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें तो 4s का इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, 4s का इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। ये रही हमारी पहली सेल, ये रही दूसरी सेल, ये रही तीसरी, और ये कौन सी रही, चौथी सेल रही। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम यहाँ पे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन्स क्या करके आए, भर के आए। अब हम फिर वापस आए पीछे, किसमें, 3d में। 3d यहीं कहीं मिलेगी ना, 3s 3p 3d, ठीक है। यहाँ पे ये 4s, इसी तरह से 4p होगी। अब यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पे कौन कौन होगा, 2s होगा, 2p होगी। यहाँ पे केवल कौन होता है, 1s, इस तरह से होता है। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं, 4s में। यहाँ पे हमने 4s में भरा, फिर हम आएंगे बैक, फिर हम किधर आएंगे, पीछे आएंगे, किसमें डालने के लिए, इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो हम स्कैंडियम में भरने आए तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, ठीक है। अब जैसे मान लो हम टाइटेनियम में आए तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन और भर दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो क्या हो रहा है कि हम न्यूक्लियस के लगातार पास आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। पहले तो हम दूर गए, पहले हम किधर गए, दूर गए। उसके बाद में हम फिर से वापस आए किसमें, थर्ड सेल में। पहले हम फोर्थ सेल में एस में इलेक्ट्रॉन भर के फिर किसमें आए, थर्ड सेल में। जब हम थर्ड सेल में आएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारा थर्ड सेल होगी वो न्यूक्लियस के क्या होगी, और करीब होगी। और जब करीब होगी तो ये इसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से जो हमारा साइज होता है वो लगातार क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे वेनेडियम में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसी तरह से मैग्नीज में 5 हो जाएंगे, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे लगातार जेड इफेक्ट बढ़ रहा होगा। क्या बढ़ रहा होगा, जेड इफेक्ट बढ़ रहा होगा। जब हम स्कैंडियम से कहां तक जाएंगे, मिडिल ऑफ द सीरीज जाएंगे, तो लगातार एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के साथ साथ क्या बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है तो जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, मतलब न्यूक्लियस की पावर क्या होगी, वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से मेरा साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या लिखेंगे कि ऑन मूविंग मिडिल ऑफ द सीरीज, मिडिल ऑफ द सीरीज, मिडिल ऑफ द सीरीज, नंबर ऑफ atomic number increases,
कॉमा एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है, कॉमा जब प्रोटॉन बढ़ेंगे तो जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज लिखेंगे, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्ट भी बोल देते हैं, कॉमा शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जिसे बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, हेंस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, वो डिक्रीजेस, ठीक है। क्या हमने बताया कि जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और जब भी प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा न्यूक्लियस, तो साइज कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मिडिल ऑफ द सीरीज के आगे, मिडिल ऑफ द सीरीज के आगे, आगे कहाँ से किसकी बात करेंगे, यहाँ पे ये देखो ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस दिखाई दे रही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे इन मिडिल ऑफ द सीरीज, मिडिल ऑफ द सीरीज, मिडिल ऑफ द सीरीज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, कॉमा number of proton increasing and electron pairing starts, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन यहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर करने लगते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई both force balance each other, hence atomic radius almost same और कांस्टेंट, ठीक है। यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होने लगती है, पेयरिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से यहाँ क्या होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन्स, ना तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा होगा, ना ही शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, जेड इफेक्ट इज इक्वल्स टू शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब यहां पे हम देखेंगे Fe से लेकर Ni तक का देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा हो गया आयरन, ठीक है, फिर कौन हो गया हमारा, कोबाल्ट हो गया, उसके बाद में निकिल होगा। मैं इस पॉइंट का रीजन बता रहा हूं कि कैसे ये चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Ar, और 4s2 3d6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, इसका 27 एंड 28। उसी तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे Ar 4s2 3d7, यहाँ पे हम आएंगे 4s2 3d8, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी ऑर्बिटल्स भी बनाते हैं, s की ऑर्बिटल, d की ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे s, यहाँ पर भी d,
अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी तक जब हम बात कर रहे थे कहां तक, मैग्नीज तक। मैग्नीज तक क्या था कि जो हमारी सिचुएशन थी यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो कैसे थे, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे देखो 5 5 5 वहां पे दिखाई देंगे। लेकिन जब हम आए आयरन पर, जब हम कहां पे आए आयरन पर, तो क्या हुआ, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब पेयरिंग शुरू हो गई। क्या हो गई, पेयरिंग शुरू हो गई। अब एक ही डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आने लगे, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पेयर। क्या हुआ यहाँ पे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो गए। बात समझ आ रही है, ये 3d ऑर्बिटल हो गई और ये 4s। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई शुरू, पेयरिंग हो गई शुरू। क्या हो गई, पेयरिंग शुरू हो गई। जब ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में। जब अब इधर से क्या कर रहा होगा, जो न्यूक्लियस होगा उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन को। अब जो ये इलेक्ट्रॉन होगा इसको दूर भगा रहा होगा। तो जो यहाँ पे बैलेंस होते हैं दोनों फोर्स, दोनों फोर्स कौन से, एक तो हो गया न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा कौन हो गया, शील्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है और वो उसको न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा, तो ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। जो फोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से FeCO और Ni की जो एटॉमिक रेडियस है वो लगभग कैसी है, सेम है। ठीक है, फिर हम लास्ट बात करेंगे किसकी, Cu और Zn की। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे किसकी, Cu और Zn की। अब देखो लगातार यहाँ डिक्रीज हो रहा था, फिर एकदम कांस्टेंट हो गया और अचानक से क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि इसको बढ़ना नहीं चाहिए। जो हमारा जनरल ट्रेंड है वो क्या कहता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियस लगातार डिक्रीज होती है। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं, घटती भी है, फिर सेम भी हो जाती है, और लास्ट में क्या हो जाता है, बढ़ भी जाती है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इन Cu एंड Zn atomic radius increases। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। होता क्या है यहाँ पे देखो, Cu 29 और Zn क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे 4s 1 3d 10, याद होगा इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या होगा 4s2 3d 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारी डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो गई, फुली फिल्ड हो गई। डी ऑर्बिटल्स क्या हो गई, फुली फिल्ड हो गई। दो, यहाँ पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा केवल यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी 3D सीरीज है, ये हमारी 4s और 3D। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो अभी तक कितने, इसमें जब हमने इनमें देखा तो लास्ट तक निकल तक कितने, 3 इलेक्ट्रॉन ही पेयर हुए थे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हम इसका रीजन लिख लेते हैं, यहाँ पे जेड इफेक्ट जो होगा, जेड इफेक्ट इज नेग्लिजिबल एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट और जिसे हम सील्डिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। दैट्स वाई atomic radius increases। ठीक है ना, तो बात समझ आई होगी कि ये किस तरह से, पहले तो ये समझ आया होगा कि जब हमारी ये जो एटॉमिक रेडियस है वो पहले क्या करती है, डिक्रीज करती है, उसके बाद में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, और उसके बाद में क्या होगा, एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हमने इन तीनों के बारे में रीजन भी पढ़ लिया। फिर उसके बाद में जो हमारी ये वाली सीरीज कौन सी है, 3D, और ये है 4D, और ये क्या है 5D। तो फिर हमने फिर ये भी पढ़ रखा है कि 3D और 4D सीरीज में किसकी बड़ी होती है, 3D सीरीज छोटी होगी किससे, 4D सीरीज से। क्यों, इसका रीजन क्या है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। फिर हम बात करेंगे किसकी,
4D और 5D सीरीज की इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कैसी रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। और उसका कारण क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे वहां पे पूरी तरीके से डिटेल नॉलेज में समझेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।